हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र कोचिंग सेंटर महादेवपुर में। और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ साइंस यानी विज्ञान कक्षा 9th के लिए। किसके लिए? 9th के लिए, अध्याय 3, जिसमें पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला देखते हैं क्या है मेरा परमाणु, क्या होता है। महर्षि कनाड के अनुसार देखो परमाणु क्या है। यदि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं, तो अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जिसे हम उस कण को और छोटा नहीं कर सकते, अर्थात विभाजित नहीं कर सकते। उस अविभाज्य कण को कनाड ने परमाणु का नाम दिया। कनाड कह रहा है कि यदि कोई पदार्थ ले लेंगे और उस पदार्थ को छोटे छोटे कणों में अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभाजित करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो एक अंत में हमारे पास एक ऐसा सीमा आ जाएगा जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं और उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी को उन्होंने क्या कहा? परमाणु का नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु का नाम दिया। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि किसी पदार्थ को यदि छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएंगे, विभाजित करते जाएंगे, विभाजित करते जाएंगे, एक ऐसा समय हमारे पास आ जाएगा कि उस कण को, उस टुकड़े को और हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस कण को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं उस अविभाज्य कण को उन्होंने क्या कहा? परमाणु का। ठीक है, चलो देखते हैं उसका उदाहरण लेकर के। मान लो एक ये मिट्टी का हमारे पास ये एक क्या है? टुकड़ा है। हम इसको क्या करते हैं? तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम इसको तोड़ देंगे यदि इस तरह से, क्या कर दिए? इसको यहाँ से तोड़ दिए। ठीक है, तोड़ दिए और हम इसको छोटा करेंगे, छोटा कर दिए और हम इसको छोटा करेंगे, छोटा कर दिए और इस तरह से हम इसको छोटा कर देंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा हमारे पास सीमा आ जाएगा कि इससे भी और छोटा हमको कण मिलेगा। ठीक है, इसको इस तरह टुकड़ा करते जाएंगे, टुकड़ा करते जाएंगे, टुकड़ा करते जाएंगे, तो हमारे पास एक इतना सा रेत की तरह अर्थात बालू की तरह हमारे पास कण प्राप्त होगा और उससे भी और छोटा सा कण प्राप्त होगा जिसको हम आंख से भी देख नहीं सकते, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण होगा। ठीक है, और उस सूक्ष्मतम कण को और हम विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो जिस सूक्ष्मतम कण को हम विभाजित नहीं कर पाएंगे उसी को महर्षि कनाड ने परमाणु का नाम दिया। क्या दिया? परमाणु का नाम। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं दूसरा दार्शनिक हमारा क्या कहता है। दूसरा दार्शनिक हमारे पास है पकोदा कात्यायन। पकोदा कात्यायन के अनुसार परमाणु क्या है? तो ये कण प्राकृतिक में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। ये पकोदा कात्यायन ने क्या कह रहा है कि ये जो कण है, ये कण कौन सा कण? अभी जो हम दिखाए आपको, वही अविभाज्य कण जिसको हम विभाजित नहीं कर पाए, जिसको जिसको महर्षि कनाड ने परमाणु का नाम दिया, उसी कण के बारे में यहाँ कह रहा है। पकोदा कात्यायन ने क्या कह रहा है कि ये कण प्राकृतिक में संयुक्त रूप से अर्थात संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, अर्थात संयुक्त रूप से अर्थात पूरे पृथ्वी पर, अर्थात प्रकृति में जो भी पदार्थ का हम रूप देखते हैं वह किसका रूप है? तो कण का संयुक्त रूप है, मिला हुआ रूप है। ठीक है, जो हमें द्रव के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। कह रहा है कि ये कण प्राकृतिक में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो हमें द्रव के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। महर्षि कनाड का महर्षि पकोदा कात्यायन के अनुसार कह रहा है, इन्होंने कहा है कि ये जो अविभाज्य कण है, ये जो सूक्ष्मतम कण है अर्थात परमाणु है, यह क्या है? प्राकृतिक में एक संयुक्त रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? संयुक्त रूप में, अर्थात किसी के साथ मिला हुआ है, एक दूसरे के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस रूप में क्या होता है हम लोगों को दिखाई देता है। चाहे हम किसी पदार्थ का उदाहरण ले सकते हैं, या जैसे ये मार्कर है, मार्कर को भी हम तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो एक ऐसा सीमा आ जाएगा जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं।
ठीक है, तो उस कण को हम क्या कर सकते हैं, परमाणु कर सकते हैं। और उसी परमाणु का ये क्या है, सम्मिलित रूप है, मार्कर। यदि उसी कण को फिर से हम जोड़ते जाएंगे तो एक हमारे पास फिर ये मार्कर की तरह एक पदार्थ हमारे पास आ जाएगा। या दूसरा पदार्थ मान लेते हैं, ये जो मिट्टी का ये एक टुकड़ा है, ठीक है, ये भी क्या है, कण का ये सम्मिलित रूप है, संयुक्त रूप है, ठीक है। क्योंकि वो छोटा छोटा जो कण अभी हम लोग देखे, उस कण को फिर से आपस में जोड़ते जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास एक मिट्टी का टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चाहे ईंट का भी टुकड़ा हमारे पास कैसे बनता है, तो वही छोटा छोटा कण मिल करके ही बनता है। इस तरह से पकोदा कात्यायन का कहना है कि ये जो कण है प्राकृतिक में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। किस रूप से पाए जाते हैं, संयुक्त रूप से। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह एक कण दूसरे कण से क्या होता है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और उस रूप में हम लोग क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो ये था पकोदा कात्यायन के अनुसार, ठीक है। तीसरा क्या आ जाता है, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इसके अनुसार क्या है कि यदि हम द्रव को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम प्राप्त कण को और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने भी यही कहा कि यदि हम द्रव को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएंगे तो एक ऐसा सीमा हमारे पास आ जाएगा जबकि हम वो जो प्राप्त छोटा सा कण हमारे पास है उसको हम विभाजित नहीं कर पाएंगे, अर्थात उसको तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी इस अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य का, ठीक है। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी क्या कहा कि यदि कोई पदार्थ ले लेंगे, हम उसको तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसा सीमा हमारे पास आ जाएगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको और तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात उसको और विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वह जो अविभाज्य कण है जिसको हम तोड़ नहीं पाए, वही क्या है, परमाणु है। क्या है, परमाणु है। चलो ठीक, उन्होंने क्या कहा, यह क्या है, परमाणु है, अर्थात वह क्या है, अविभाज्य है। क्या है, अविभाज्य है। अर्थात परमाणु का सार क्या कहता है, अर्थात हम परमाणु अब क्या कह सकते हैं, इस तीनों वैज्ञानिक के अनुसार हम कह सकते हैं, तीनों दार्शनिक के अनुसार इसका सार निकाल के हम कह सकते हैं कि पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण है। परमाणु क्या है, तो पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु किसे कहेंगे कि पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण ले लेंगे जिसको और हम विभाजित नहीं कर पाएंगे, वह क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमाणु, ठीक है। अर्थात में कह सकते हैं, अर्थात में हम क्या कह सकते हैं कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। अर्थात में परमाणु को हम क्या कह सकते हैं कि परमाणु एक क्या है, अविभाज्य कण। अविभाज्य, अ मतलब क्या होता है, नहीं, विभाज्य मतलब टुकड़ा करना, जिसको हम टुकड़ा नहीं कर पाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, अविभाज्य। जिसका टुकड़ा होगा ही नहीं, अर्थात वह विभाजित होगा नहीं, हम उसको क्या कहेंगे, अविभाजित। तो यहाँ ऐसा कण हमारे पास अंत में आ जाता है जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते, अर्थात उसको विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात वह क्या है, अविभाज्य है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या है, तो कह सकते हैं पदार्थ का हुआ छोटा सा छोटा कण है जिसको हम विभाजित और आगे नहीं कर सकते हैं, उसको परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। अर्थात परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है। क्या है, परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है। ये बहुत ही सटीक ये परिभाषा है परमाणु का कि परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है। इसके बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। परमाणु क्या है, तो हम कह सकते हैं परमाणु एक अविभाज्य कण है, ठीक है। तो ये होता है हमारा परमाणु। हम इसको फिर से दोहरा देते हैं कि इसका सार क्या कहता है कि परमाणु किसी पदार्थ को यदि हम तोड़ते जाएंगे अर्थात उसको विभाजित करते जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा सीमा आ जाएगा अंत में जिसको कि हम उसको विभाजित नहीं कर पाएंगे, टुकड़ा नहीं कर पाएंगे। तो जिस अविभाज्य कण को हम टुकड़ा नहीं कर पाएंगे अर्थात विभाजित नहीं कर पाएंगे, उसी कण को हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे, ठीक है। या हम परमाणु का दूसरा उदाहरण दूसरे तरह से क्या कह सकते हैं कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। कैसा कण है,
अविभाज्य कण, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं रासायनिक संयोजन के नियम पर। ठीक है, चलो देखते हैं रासायनिक संयोजन का नियम क्या कहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये परमाणु समझ गए होंगे। ठीक है, चलो देखो रासायनिक संयोजन का नियम। अभी हम लोग ने जान लिए कि परमाणु क्या होता है। बहुत से दार्शनिकों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया परमाणु के बारे में, और उसका सार अंत में यही निकला कि कोई भी पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएंगे तो अंत में जो हमारे पास छोटा सा कण प्राप्त होगा, सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा, हम उसको और विभाजित नहीं कर सकेंगे, उसको और तोड़ नहीं सकेंगे। उसी को परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु। अर्थात में हम कह सकते हैं कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। कैसा कण है? अविभाज्य कण है। ठीक है, तो इस तरह का ये जो परमाणु का जो परिभाषा है, यह एक परिभाषा ही बन करके रह गया। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के बाद बहुत प्रयोगों के पश्चात हमारे दो वैज्ञानिक लेवाइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने परमाणु से संबंधित दो नियम दिया। कितना नियम दिया? दो नियम। वो कौन सा नियम है? तो रासायनिक संयोजन का नियम। क्या है? रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि रासायनिक संयोजन का दो नियम होता है। कितना नियम होता है? दो नियम होता है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला क्या है हमारा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो लेवाइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने इसी दो नियम के बारे में बताया। क्या बताया? कि रासायनिक संयोजन का दो नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा कहा स्थिर अनुपात का नियम। तो चलो अब देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है और स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। दोनों को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम आप लोगों के सामने इस तरह से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जब तक आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर इस वीडियो में क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब मेरा क्या टॉपिक है। पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम का पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजित होता है और न ही इनका विनाश होता है। क्या कह दिया? कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लेंगे, ठीक है, तो उसमें उस अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजित होता है और ना ही इनका विनाश होता है। सृजित होना मतलब क्या? उत्पत्ति होना, और विनाश मतलब उसका अंत। ठीक है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लेंगे, उसमें जो हमारा तत्व है, उसका तत्व का जो द्रव्यमान है, उसका ना ही उत्पत्ति होता है और ना ही उसका क्या विनाश होता है, अर्थात अंत होता है। जितना हमारा द्रव्यमान रहेगा उतना ही द्रव्यमान हमारा रहेगा, ना उसमें घटेगा ना बढ़ेगा। इसी को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसको फिर से दोहरा लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लेंगे, चाहे जल का रासायनिक जल के बारे में ले लेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ले लेंगे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, या इस तरह का और भी बहुत सारा है रासायनिक अभिक्रिया है, कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो रहेगा तत्व का, वह द्रव्यमान ना तो उसका सृजित होता है और ना ही उसका विनाश होता है, ना ही उसका अंत होता है। तो कैसे नहीं होता है विनाश?
इसका अन्ना उत्पत्ति कैसे होता है, चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि हम एक उदाहरण जल का लेते हैं। किसका उदाहरण लेते हैं? जल का एक उदाहरण लेते हैं। जल अर्थात पानी। तो जल क्या होता है? देखो, जल का फॉर्मूला, जल का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र H2O। H2O ये क्या है? जल का एक फार्मूला है, सूत्र है, रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं ये जल बना है कैसे बना है। यदि हम हाइड्रोजन का 2 अणु लेंगे, कितना अणु लेंगे? 2, और इसमें ऑक्सीजन का 1 अणु लेंगे। कितना अणु लेंगे? 1 अणु लेंगे, और इसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे। क्या करा देंगे? रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास जल निर्माण हो जाए। क्या निर्माण हो जाएगा? जल। ठीक है, तो जल क्या होता है? अभी हम बताएं कि H2O ये जल का क्या होता है? फार्मूला होता है। जल का ये क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, तो यदि 2 हाइड्रोजन ले लेंगे और 1 ऑक्सीजन ले लेंगे और दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। इसका नाम क्या है? जल। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेंगे, तो दोनों का यदि रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? जल प्राप्त होगा। हम लोग क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग इतना सा जान गए कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को यदि रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे तो जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको जल के बारे में पता नहीं करना, हमको पता करना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लेंगे, किसी तत्व का रासायनिक अभिक्रिया ले लेंगे, तो उसमें उस अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही उसका क्या होता है? विनाश। सृजन अर्थात उत्पत्ति। न किसी तत्व का द्रव्यमान में ये कोई उत्पत्ति होगा या कोई नया उसमें द्रव्यमान बनेगा नहीं, और न उसका क्या होगा? अंत होगा। ठीक है, तो जैसे के लिए देखते हैं, ये हमारा क्या है? यहाँ 2 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन हमारे पास? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए 2 लिखेंगे इसको, इंटू क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। कितना होता है? 1। ये परमाणु संख्या 1 होता है। ये द्रव्यमान संख्या क्या इसका बात करें तो द्रव्यमान संख्या भी इसका क्या होता है? 1। प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। यदि आप लोगों को यदि किसी तत्व के बारे में, तत्व का यदि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या यदि पता होगा तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, यदि पता नहीं है तो आप लोग सबसे पहले जा करके द्रव्यमान संख्या तत्व का याद कर लें। उसके बाद आपको इतना सा समझने में बहुत सहूलियत होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए 2 गुना लिख दिए। और हाइड्रोजन H यदि देखेंगे तो हाइड्रोजन H होता है, और परमाणु संख्या कितना होता है? 1। और द्रव्यमान संख्या भी इसका क्या होता है? 1 होता है। यह है परमाणु संख्या, क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या। तो इसका हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है, और परमाणु संख्या 1 होता है, और इसका द्रव्यमान संख्या भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यदि यहाँ 2 हाइड्रोजन हमारे पास, इसलिए 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन का हमारा द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको गुना कर देंगे। कितना? 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, किसका है? ये हाइड्रोजन का। और इसी तरह ऑक्सीजन O होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O। और इसका परमाणु संख्या होता है हमारे पास 8 होता है। क्या होता है? 8। ठीक है, ऑक्सीजन को किससे सूचित करते हैं? O से। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। और इसका द्रव्यमान संख्या की यदि बात करें तो द्रव्यमान संख्या इसका 16 होता है। कितना होता है? 16। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कितना ऑक्सीजन है? तो 1 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कितना? इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 16। ठीक है, और यहाँ दोनों के बीच में क्या कर रहा है? अभिक्रिया करा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया करा रहा है, अर्थात योग कर रहे हैं। इसको योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका हो गया हमारा 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 हो गया इसका द्रव्यमान संख्या, और इसका ऑक्सीजन O का कितना हो गया? द्रव्यमान कितना? 16 हो गया। इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, और दूसरे तरफ देखते हैं। इधर हम यदि देखेंगे तो यहाँ क्या? H2O, H कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना? 1 है ना। तो यहाँ भी यदि हम बात करेंगे तो
दो हाइड्रोजन इसलिए दो गुना लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, दो एक का दो हो जाएगा। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें कितना है, ऑक्सीजन हमारा है इसमें एक है, एक ऑक्सीजन है, और जिसका कि द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16, इसलिए 16 इसको जोड़ देंगे तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि यदि इधर हम ले लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और इधर जल जल का बात करते हैं, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को का अभिक्रिया करा देते हैं तो जल बनता है, क्या बनता है, जल। ठीक है, और इधर यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान लेते हैं कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18। और इधर जल का लेते हैं तो जल का भी कितना हो जाता है, हमारे पास 18 होता है। इस तरह से देखते हैं कि दोनों स्थिति में क्या देखते हैं, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रही। इधर हाइड्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, और इधर सिर्फ अकेला जल को ले लिए, तो दोनों का द्रव्यमान क्या देखते हैं, दोनों का द्रव्यमान सेम है, बराबर है। यहाँ भी 18 है तो यहाँ भी 18 है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही उसका विनाश होता है। ठीक है, चलो अब इसका दूसरा और उदाहरण लेकर देखते हैं। चलो देखो, दूसरा उदाहरण मान लेते हैं कि लेते हैं कार्बन का। जैसे लेते हैं कार्बन। कार्बन क्या होता है हमारा, सी होता है, और ऑक्सीजन, एक कार्बन ले लेते हैं, इधर ऑक्सीजन दो ले लेते हैं। ठीक है, इसका क्या कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2। इधर ये क्या है, कार्बन है, और इधर ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और जब इस दोनों का अभिक्रिया करा दिए तो ये हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, जब कार्बन को और ऑक्सीजन के, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करा दिए तो किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अब यदि हम इसमें द्रव्यमान का यदि बात करें तो क्या होता है, देखो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान संख्या यदि कितना होता है तब 12। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, इसलिए दो ऑक्सीजन, इसलिए दो गुना लिखेंगे। और ऑक्सीजन का भी हम बताए थे कि द्रव्यमान इसका कितना होता है, द्रव्यमान इसका होता है 16। कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। इस तरह से हम कर देंगे क्या हो जाएगा, 12 आप प्लस 16 गुना 2, 16 दूनी कितना हो गया, 32। ठीक है, अब यदि हम दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और 3 और 1 4, कितना हो गया, 44 हो गया। इधर हमारे कार्बन और ऑक्सीजन को यदि योग कर देते हैं तो इधर इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है, 44। ठीक है, 44। और इधर हम यदि कार्बन डाइऑक्साइड का यदि बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखते हैं कार्बन कितना है, एक कार्बन है, इसलिए एक कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 12। अब प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 होगा। इस तरह से इसका भी योग कर देंगे, 2 और 2 4, और 3 और 1 4, तो यहाँ भी देखते हैं कितना हो गया, 44 हो गया, जो कि दोनों स्थिति में बराबर, यहाँ भी 44 है, यहाँ भी क्या है, 44 है। ठीक है, तो दोनों स्थिति में क्या देखते हैं कि दो इसका इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान क्या, दोनों स्थिति में क्या है, बराबर है, किसी तरह का इसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। ठीक है, तो यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस तरह से साबित हो रहा है कि द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजित होता है, यानी उत्पत्ति, ना ही उसका उत्पत्ति होता है, और ना ही उसका विनाश होता है, यानी कि सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलो एक और उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं।
दूसरा उदाहरण लेते हैं कि 2 mg, क्या लेंगे 2 mg अब प्लस O2, ठीक है 2 mg प्लस O2, इसके बीच में यदि रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे तो क्या हो जाएगा 2MgO, ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 2 mg, तो 2 इन कितना मैग्नीशियम है, mg मतलब क्या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ कितना मैग्नीशियम है तो 2 mg है, तो अर्थात 2 मैग्नीशियम, कितना मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, इसलिए 2 और गुना लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, कितना होता है परमाणु संख्या 12, और इसका द्रव्यमान संख्या होता है कितना 24, कितना होता है 24। इस तरह से हम इसको लिखते हैं 24, इस तरह हम लिखें 24 गुना तो 24 दोनों कितना हो गया 48, ठीक है। और इसी तरह का यदि हम यहाँ बात करेंगे इसका बात करेंगे तो ये परमाणु क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16, ठीक है। और इस तरह कितना ऑक्सीजन है हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 2 से गुना करेंगे तो 16 दिन कितना हो गया 32, यानी इसका हमारा कितना हो गया 32, ठीक है 16 गुना 2 कितना हो गया 32। तो इस तरह से दोनों को हम जोड़ देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे 2 और 8 10, फिर 0 हासिल बचा 1, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 80 हो गया 80, कितना हो गया इसका द्रव्यमान इधर का कितना हो गया 80 हो गया। अब देखते हैं इधर का कितना होता है, इधर का देखते हैं तो 2MgO, 2 इसमें क्या गुना है, किसमें गुना है तो mg और O दोनों में 2 से गुना है, ठीक है इसलिए हमारा 2mg, mg का मान कितना हो गया 2 गुना हो गया, ठीक है इसलिए 2 गुना mg, mg का द्रव्यमान कितना होता है अभी हम बताए थे 24, कितना होता है 24, और इधर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्लस कर देंगे, इधर से ये क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ से दोनों गुना है इसलिए दोनों गुना कर देंगे एक ही बार में, तो 2 गुना क्या हो जाएगा इधर 6 और 4 10, 1 और 3 1, 1 और 2 3, 3 और 1 हासिल 4, और 40 गुना कितना होगा 80। तो अब देखते हैं कि यहाँ भी 80 है और यहाँ भी क्या 80, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ भी द्रव्यमान इसका 80 हो रहा है, इधर भी 80 हो रहा है। तो देखते हैं प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कि द्रव्यमान क्या होता है नियत रहता है, क्या क्या रहता है नियत रहता है, स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजित होता है और न ही उनका विनाश होता है, न द्रव्यमान का उत्पन्न होता है और न ही उसका क्या होता है अंत होता है, ठीक है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजित होता है और ना ही विनाश होता है, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। देखो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। इस प्रकार निर्मित यौगिक में तत्व का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे हम उसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया है ना। कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, कोई भी यौगिक है। जैसे कि अभी हम बात यहाँ उदाहरण ले 2MgO का, CO2 का, H2O का, तो H2O, CO2, 2MgO ये सब क्या है एक यौगिक है, क्या है यौगिक है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि स्थिर अनुपात के नियम में कि कोई भी यौगिक है तो वह 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर बना होता है। कितना तत्व से मिलकर बना होता है 2 से या 2 से ज्यादा, ठीक है अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। इस प्रकार निर्मित यौगिक में तत्व का अनुपात स्थिर रहता है। कह रहा है यदि कोई भी यौगिक है तो 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर तो बनता है, लेकिन उस तत्व में उसका अनुपात क्या होता है नियत रहता है। क्या होता है नियत रहता है अर्थात स्थिर रहता है, ठीक है। कोई भी यौगिक लेंगे उसका जो होता है अनुपात होता है उस तत्व का, वह अनुपात क्या होता है स्थिर रहता है। क्या होता है स्थिर रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। यह है स्थिर अनुपात का नियम। तो चलो हम कैसे जानेंगे या इसका अनुपात प्रत्येक स्थिति में स्थिर रहता है या नहीं रहता है, चलो इसको जानने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि हम जल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जल।
तो जल का यदि बात करें तो जल हम राजस्थान में ले लेंगे, झारखंड में ले लेंगे, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, कहीं भी जल ले लेंगे तो जल का जो जल तो जल होता है। हाँ, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है, H2O यदि का बात करें, इसमें हाइड्रोजन हमारा कितना है? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। और ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 1। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जल का। ठीक है, जिसमें से हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन है ना, कितना हाइड्रोजन हमारे पास है? 2 हाइड्रोजन यहाँ है। तो 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना। इसका हाइड्रोजन हमारा कितना है? यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और 1 हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है, तो और एक से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। और यदि हमारे पास 2 हाइड्रोजन रहेगा तो 1 गुना 2 करना पड़ेगा। 1 गुना 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 गुना 1, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन हमारा कितना है? 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और 1 ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। 8 होता है। कितना होता है? 8। और 8 में यदि गुणा करें 8 1 8 हो जाएगा। यदि हम द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या हमारा कितना होता है? 16 होता है। तो 1 गुना 16 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो द्रव्यमान यदि हम इसका बात कर लेते, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। और इस तरह से हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ कितना हाइड्रोजन है? तो 2 हाइड्रोजन है, इसलिए गुना करते हैं कि कितना हो गया? 1 गुना 2, 2 1 2, यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ ऑक्सीजन का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? ऑक्सीजन का। H2O। ओ यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है ना, इसलिए इसका द्रव्यमान कितना हो गया हमारा? 16 हो गया। इस तरह से हम जल में, इस जल में हम देखते हैं, इस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाता है? तो यहाँ 2 है, यहाँ कितना? 16। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2:16। ठीक है, इन जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना आ जाएगा? 2:16। यदि हम इसको कटा देंगे, क्या करेंगे? कटा देंगे। जब कटा देंगे तो क्या हो जाए? 2 1 2 और 8 2 16, यानी 1:8 आ जाए। कितना आ जाएगा? 1:8। देखो कैसे कटाएं। जैसे कि अभी हम बात किए यहाँ, जैसे कि हाइड्रोजन H2, जल का बात करें H2O होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन? इसमें 2 हाइड्रोजन, इसलिए 2 लिखेंगे। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो कितना हो गया? 2 गुना 1, 2 1 2 हो गया। इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? परमाणु संख्या 16 होता है। हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए परमाणु इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 हो जाएगा। इस तरह की यदि अनुपात का बात करें तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:16, जो कि दोनों आता है, किसमें आता है? 2 के पहाड़ा में आता है। यदि हम इसको कटा देंगे तो 2 1 2 8 2 16, इधर 1 हो गया, इधर कितना हो गया? 8 हो गया। इस तरह से जल का अनुपात कितना हो गया? 1:8 हो गया। ठीक है, जल में हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन, और इधर क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया? 1:16। हम कहीं भी ले लेंगे, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, कहीं भी जल ले लेंगे, जल का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:8। ठीक है, इसी तरह हम अमोनिया का बात करें, NH3, इसका अनुपात इस तरह 14 अनुपात क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये क्या होता है? ये इसका अनुपात भी क्या होता है? स्थिर रहता है। कहीं भी जल ले लेंगे या कहीं भी अमोनिया ले लेंगे, इसका अनुपात क्या होगा? नियत रहेगा, स्थिर रहेगा। इसलिए इस नियम को कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम, क्योंकि इस नियम के अनुसार जो कह रहा है कि किसी भी कोई भी यौगिक है तो उसके 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। दूसरा कह रहा है कि इस प्रकार निर्मित यौगिक तत्व का अनुपात क्या होता है? नियत रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे कि अभी हम उदाहरण देखें, 1:8। क्या जल दूसरे जगह लेंगे, क्या उसका अनुपात बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अमोनिया का क्या अनुपात बदलेगा? नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नियम कहता है, नियम से सिद्ध हो जाता है कि कोई भी यौगिक है तो 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, और उस तत्व का जो अनुपात होगा वह क्या रहेगा? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। चाहे हम उसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया है, कहीं से हम उसको प्राप्त करेंगे तो उसका अनुपात क्या रहेगा? वह स्थिर रहेगा।
ठीक है, तो ये था स्थिर अनुपात का नियम। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये रासायनिक संयोजन का जो नियम था, इसका दो नियम था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये दोनों नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।